हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबल सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा कि 2024 जितने भी स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अपीयर करने वाले हैं उनके लिए एक सीरीज़ रन करी गई है, जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए या फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कह लीजिए जो आ सकते हैं। इनफैक्ट बेस्ट पार्ट क्या है इस सीरीज़ का कि जब आप इसके ऑप्शंस भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे तो क्वेश्चन सबसे पहले द हिंदू से उठाए गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस से, ऐसे मिशंस जो बार बार न्यूज़ में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का हमारा एजेंडा है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस रिलेटेड जितना भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में आया है वो सारा कवर्ड रहेगा। प्लस ये जो ऑप्शंस फ्रेम्ड है ये लेटेस्ट पैटर्न पे फ्रेम्ड है। आप जो 2023 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इस टाइप के ही ऑप्शंस मिलेंगे। जितने भी आप ऑप्शंस देखेंगे क्यूरेट किए गए हैं ये वाले टाइप के, दीज आर एज पर यूपीएससी डिमांड, तो हमने उसको भी इंकॉर्पोरेट रखा है। हमारा एम क्या होगा कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा। जो भी इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा थिंक करने का, उसके बाद हम डिस्कशन पे आएंगे। ये पैटर्न रहेगा हमारा डिस्कशन का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मेन पिलर होता है, ऐसे 6 पिलर्स हैं जिसमें से एक है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि आज हमारे डिस्कशन का एजेंडा रहेगा। सेकेंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है साइंस में, दैट इज़ अबाउट हेल्थ। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी वाला जो सेक्टर होता है। फोर्थ जो होता है दैट इज़ अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी न्यूज़ में रहता है, फॉर एग्जांपल नैनो यूरिया हो गया, बायोडिकम्पोजर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया। फिफ्थ अगर मैं देखूँ तो इट इज़ अबाउट ब्लॉकचेन, आप कह सकते हैं डिजिटल, चलिए वो तो आईसीटी में ही आ जाएगा। बेस्ट रहेगा इस यस जेनेटिक वाला, जिसमें आप वैक्सीन, डीएनए, आरएनए ये सारा कुछ पढ़ते हैं, जीएम क्रॉप्स। और लास्ट में अगर आप साइंस में आएंगे तो एक आ जाता है डिफेंस, तो हम ये सारा कुछ देखेंगे। डिफेंस में मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, जितने डिफेंस वेपन्स हैं वो सारा डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट प्रोबेबल सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपके पास कुछ मिशंस दे रखे हैं और उसके बाजू में स्टेटमेंट दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला दे रखा है जूस मिशन। इट इज़ अ यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन टू ऑब्जर्व जुपिटर। ये कह रहा है जूस जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है रिगार्डिंग जुपिटर। तो पहला वाला जब आप देखेंगे तो इट इज़ राइट। नेक्स्ट है साइक। साइक जो है ये एक चाइनीज स्पेस मिशन है टू स्टडी सोलार फ्लेयर्स। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है लूना 25। इट इज़ अ रशियन स्पेस मिशन टू स्टडी लूनार सरफेस। यस राइट। और फोर्थ है ल्यूसी। ल्यूसी जो है ये एक नासा का मिशन है, सेम जुपिटर का ट्रोजन एस्टेरॉयड को स्टडी करने के लिए। ये भी राइट है। तो टोटल हमारा 1, 3, 4 राइट है, दैट इज ओनली 3। ये 3 हमारे राइट है। अब अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहले जूस मिशन के बारे में दे रखा है कि जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। इस मिशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जुपिटर के जो मून्स है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। इट इज़ एन इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट डेवलप बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप कर रखा है। इट विल मेक डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द जायंट गैस प्लैनेट जुपिटर एंड इट्स 3 लार्ज ओशन बियरिंग मून्स। ये 3 मून्स का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। इस मिशन के जूस मिशन के तहत हम जुपिटर और उसके 3 लार्ज ओशन बियरिंग मून्स, मतलब ये मून्स पे ऐसा कहा जाता है कि ओशन मिला है हमें, तो इसको हम स्टडी करने वाले गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपिया को। अब ये कंफर्म है कि नहीं उसके लिए हम ये जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस मिशन को कैरी आउट करने वाले हैं। ये यूरोप का मिशन है। नेक्स्ट तरह आप देखोगे तो साइक है। साइक नासा का मिशन है दैट विल एक्सप्लोर 225 किलोमीटर मेटेलिक एस्टेरॉयड जिसका नाम है 16 साइक। ये जो साइक एस्टेरॉयड है ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है इन द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आपको क्या याद रखना है, साइक एक नासा का मिशन है जो कि एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है 16 साइक, उसके अराउंड उसको एक्सप्लोर करेगा। और ये साइक एस्टेरॉयड कहाँ पे है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, सन के अराउंड। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लूना के बारे में, द लूना ग्लोब स्पेसक्राफ्ट या फिर लूना 25 कहिए, इज टू बी द फर्स्ट रशियन लूनार लैंडर। अब यहाँ लूनार मतलब मून होता है इन शॉर्ट, अगर देखा जाए तो लूनार ग्लोब लूना 25 फर्स्ट रशियन लूनार लैंडर है सिंस द लूना 24 मिशन वाज लॉन्च्ड इन 1926। अब ये लूना 24 के बाद लूना 25 है। लूना 24 1976 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद नियर अबाउट 50 ईयर्स हो चुके हैं तो लूना 25 को लॉन्च किया गया है। दिस प्रोब इज टारगेटेड फॉर अ रीजन ऑफ साउथ पोल ऑफ द मून।
टचिंग डाउन नियर बोगुलास्वी क्रैटर। अब आप देखेंगे जो इंडिया का भी चंद्रयान मिशन था, दैट वाज एमिंग साउथ पोल ऑफ द मून। अब साउथ पोल ऑफ द मून क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे जब हम लोग जनरल साइंस स्टडी करेंगे। मतलब साइंस में जो पिलर होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक बार पूछा था यूपीएससी ने प्रेशर कुकर के बारे में, एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, तो इसी तरीके से हम वहाँ देखेंगे साउथ पोल ऑफ मून क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है लूना मिशन दैट इज अबाउट रशिया, इट इज रिगार्डिंग द साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट लास्ट है नासा का लूसी मिशन दैट विल एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड। इट इज नासाज फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड। ट्रोजन्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल बॉडीज दैट आर रेमेनेंट्स ऑफ अवर अर्ली सोलर सिस्टम। जो अर्ली सोलर सिस्टम के कुछ रिमेनिंग्स है उसी को कहा जाता है ट्रोजन्स। दे ऑर्बिट द सन इन टू लूज ग्रुप, एक होता है वन ग्रुप लीडिंग अहेड ऑफ जुपिटर एंड द अदर ट्रेलिंग बिहाइंड। इन शॉर्ट आपको समझना है नासा का जो लूसी मिशन है ये जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड को स्टडी करने वाला है। ये ट्रोजन्स क्या है, जब सोलर सिस्टम के कुछ रिमेनिंग रह गए, मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड है या कोई मीटियोर है जो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, दे कम अंडर ट्रोजन्स। अब ट्रोजन क्या करते हैं, ये सन के अराउंड मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए सन है, एक जो सन के एक ग्रुप होगा जो आगे लीड करेगा, एक होगा जो सन के ट्रेल करेगा। दे ऑर्बिट द सन इन टू लूज ग्रुप, वन लीडिंग अहेड ऑफ जुपिटर इन इट्स ऑर्बिट, द अदर ट्रेलिंग बिहाइंड इट। मतलब मान लीजिए सन है और ये आपका जुपिटर है, तो एक जुपिटर के फ्रंट साइड में होगा और एक जुपिटर के ट्रेलिंग साइड, मतलब मान लीजिए पीछे साइड में होगा। दिस इज ऑल अबाउट लूसी मिशन। तो हमारा साइक क्यों रॉन्ग है, यहाँ लिखा है चाइनीज, जो आप देखेंगे साइक किसका मिशन था, नासा का। दिस वॉज द ओनली डिफरेंस, जिसकी वजह से सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज proposed to be built in a deep underground cave in the बोधी वेस्ट हिल्स ऑफ तमिलनाडु। हुआ ऐसा कि तमिलनाडु में बोधी वेस्ट हिल्स है जहां पे इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश कर रहा है। द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग, इसलिए हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रीजंस फॉर बिल्डिंग द ऑब्जर्वेटरी अंडरग्राउंड। आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसको हम अंडरग्राउंड क्यों बना रहे हैं, अंडरग्राउंड केव के अंदर हम लोग क्यों बना रहे हैं, हमने इसे क्यों सरफेस के अबाव क्यों नहीं रखा है। पहला, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम अदर पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। पहला ये कह रहा है इसकी वजह से हेल्प ये होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो कम हो जाता है अंडरग्राउंड होने से। सेकंड, द अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी प्रिजर्व्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनोज एज दे आर अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक मैटर। अंडरग्राउंड बनाने से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है न्यूट्रिनो की वो प्रिजर्व रहती है। एंड द थर्ड रीजन इज न्यूट्रिनोज रिक्वायर वैक्यूम लाइक कंडीशन सो दैट दे कैन बी इफेक्टिवली डिटेक्टेड। न्यूट्रिनो को तभी डिटेक्ट किया जाता है जब वैक्यूम लाइक कंडीशन होता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 10 सेकंड लीजिए और सोचिए इसका क्या आंसर होगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए ही सिर्फ राइट है। व्हाट इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। आपका सेकंड और थर्ड रॉन्ग है, पहला वाला राइट है। पहला वाला क्या कहता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम अदर पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। न्यूट्रिनो को स्टडी करने के लिए एटमॉस्फेयर में कंप्लीट हमें साइलेंस चाहिए होता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तभी आप स्टडी कर सकते हो, ऐसा ये कह रहा है। सबसे पहले समझते हैं इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है। इट इज़ अ प्रपोज पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज टू स्टडी न्यूट्रिनोज। हमारा काम है न्यूट्रिनो को स्टडी करना इन अ 1200 मीटर डीप केव जो कि अंडरग्राउंड है। द प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप नियर बोधी वेस्ट हिल्स इन थेनी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। यहाँ इसको प्रपोज किया गया है। अब पहला स्टेटमेंट क्यों राइट है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी नीड्स टू बी अंडरग्राउंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज। इसकी वजह से क्या होगा, इट इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द डिटेक्टर। क्योंकि नॉइज कम होगा तो डिटेक्टर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड इट हेल्प्स टू इफेक्टिवली डिटेक्ट द न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज की जो एफिशिएंसी होती है डिटेक्ट करने की वो बढ़ जाती है। न्यूट्रिनोज आर, अब न्यूट्रिनोज क्या है, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे इंटरैक्ट वेरी वीकली विथ मैटर। न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, ये मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरैक्ट करता है। जैसे आप देखेंगे लाइक चार्जेस जो होते हैं, 4 टाइप के फोर्सेज आप पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। होता ये है ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत वीक है अपने आप में, न्यूक्लियर फोर्स भी वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट उनके साथ ये होता है कि वो इंटरैक्ट तो भी एक लार्ज स्केल पे करते हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन इजीली रिएक्ट कर जाता है, इंटरैक्ट करता है, सेम इलेक्ट्रॉन भी, बट ये जो न्यूट्रिनोज है इनके साथ ये प्रॉब्लम है, इनका इंटरैक्शन ना बहुत ज़्यादा वीक है।
जिस वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है द अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी डज नॉट प्रिजर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो एज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक मैटर। क्योंकि हमने देखा ये मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिजर्व बहुत इजीली किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं अंडरग्राउंड बनाने की, क्योंकि इनका इंटरेक्शन बहुत कम है, तो इनका जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा दैट विल रिमेन द सेम इवन आफ्टर ओपन सरफेस में हम लोग बनाए। न्यूट्रिनोज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट, ये बता दिया ऊपर ही क्यों, सो दे कैन पास थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक एंड सॉइल विदाउट इंटरेक्टिंग। हैरानी की बात यह है कि सॉइल्स में भी अगर न्यूट्रिनो प्रेजेंट है तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अगेन रॉक्स में, कुछ कुछ रॉक में अगर न्यूट्रिनो है, रॉक की स्टडी करोगे आप तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा पता करना कि रॉक के अंदर न्यूट्रिनो है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द मैटर प्रेजेंट। Next, neutrinos do not require vacuum-like condition to react with other atoms and it can be detected in underground as well as in the atmosphere. ये दोनों जगह पे इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। However, underground detector are more advantageous for neutrino detection than atmospheric detector because the underground location helps to reduce the background noise from other particles and to shield the detector from cosmic rays. दो रीजन होते हैं अंडरग्राउंड लोकेट करने के। सबसे पहले जो डिटेक्टर है जिससे हम न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करेंगे उसको कॉस्मिक रेज से बचाने का। सेकेंड, जो बैकग्राउंड नॉइज है वो कम होगा। बैकग्राउंड नॉइज कम होने से क्या होगा, जो डिटेक्टर है वो इजीली सेंस कर पाएगा कि न्यूट्रिनोज मूविंग है, क्योंकि सेंस कर पाएगा देन यू कैन इजीली डिटेक्ट कि रॉक में भी न्यूट्रिनोज प्रेजेंट है या फिर सॉइल में भी न्यूट्रिनो प्रेजेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिनो। आपको क्या याद रखना है, इंडिया पहली बार बना रहा है कहाँ पे, तमिलनाडु में थेनी डिस्ट्रिक्ट में। अब ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इजीली अंडरग्राउंड सरफेस कहीं भी लोकेट किया जा सकता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जल्दी डिटोरिएट नहीं होती है। एंड लास्ट में अंडरग्राउंड क्यों लोकेट किया जाता है, दो रीजन से, एक तो बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस होगा और सेकेंड डिटेक्टर खुद कॉस्मिक रेज से बच जाएगा। दीज आर द टू रीजन जिसकी वजह से हम इसको अंडरग्राउंड लोकेट करते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अबाउट MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस पे मिशन मंगलयान जो था वो मूवी बनी है। अब मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस मिशन को कंप्लीट किए मोर देन 5 ईयर्स हो चुके हैं, बार बार न्यूज़ में है। रिसेंटली द आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था मार्स ऑर्बिटर मिशन पे। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, जो हमने अचीवमेंट किया है मार्स ऑर्बिटर मिशन से, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कंसिडर करने आपको। सबसे पहला, the mission gave an opportunity to classify extraterrestrial landslide using machine learning models। मार्स ऑर्बिटर मिशन में जब आपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंप्लीमेंट किया तो ये पता चला कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंडस्लाइड नाम का भी कोई लैंडस्लाइड होता है। जैसे नॉर्मली आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कुछ लैंडस्लाइड्स होते हैं, जैसे कि रॉक के लूज रॉक होने की वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है टोपोग्राफिक एरियाज में, हिली एरियाज में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बट कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंडस्लाइड्स भी है जिसके पीछे टेरेस्ट्रियल जो टेरिटरी है वो रीजन नहीं है, रॉक, सॉइल, टोपोग्राफी रीजन नहीं है। और ये कहाँ से पता चला है, मशीन लर्निंग मॉडल से। नेक्स्ट, it photographed for the first time the far side of Mars moon Deimos। मार्स का जो मून है डेइमोस, उसका अपोजिट साइड भी हमको पहली बार मार्स ऑर्बिटर मिशन के थ्रू पता चला। नेक्स्ट, द मिशन इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सुप्रा थर्मल आर्गॉन 40 एटम्स इन द मार्शियन एक्सोस्फीयर। आपको मार्स के एक्सोस्फीयर, जो मार्स का एटमोस्फीयर है, उसके अंदर आपको आर्गॉन 40 एटम्स भी डिटेक्ट हुए। आर्गन 40 एटम्स की खास बात क्या है, इसको सुपरा थर्मल भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, द मिशन कैप्चर्ड द सीजनल चेंजेस ऑफ थिकनेस ऑफ मार्शियन पोलर आइस कैप्स। ये ऐसा कह रहा है जैसे इंडिया में हम लोग क्लाइमेट चेंज विटनेस कर रहे हैं, सेम अर्थ के अलावा मार्स पे भी विटनेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो पोलर आइस कैप्स है वो मेल्ट हो रहे हैं और उनका थिकनेस कम हो रहा है। और लास्ट में, इट हैज़ हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन ऑफ सेवरल गैसेस इन द मार्शियन एक्सोस्फीयर। अब जब आप मार्स ऑर्बिटर मिशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मोस्टली सारा का सारा कंफर्म हो चुका है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमको ये सारी चीज़ें पता चली है। यही आया था इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया का जो फर्स्ट मार्स मिशन था उसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे थे, उसके रिगार्डिंग आया था क्वेश्चन। आप अगर देखेंगे तो मोस्टली हमने सारा कुछ अचीव कर लिया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में, या फिर मिशन मंगलयान भी कहा जाता है इसको, इसरो ने कैरियर फॉरवर्ड किया था 2013 में एंड हैज बीन इन द मार्शियन ऑर्बिट सिंस 2014। इट वाज लॉन्च यूजिंग अ PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल C-25। दो टाइप के रॉकेट्स होते हैं, एक PSLV एक GSLV। हम डिटेल में पढ़ेंगे PSLV GSLV क्या होता है। हमारा 3 या 4 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये डील करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस।
तो पहला स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, द मिशन गेव एन अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंडस्लाइड यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। अब ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे क्यों डाले हैं, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर उठाएंगे या फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आप देखेंगे द हिंदू से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया जाता है। मैंने आपको इसके पहले भी जब पीवाईक्यू किए थे मैंने वहाँ आपको दिखा दिया था टॉपिक के बाजू में द हिंदू डाल के। होता क्या है, जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं वो एज इट इज़, यूपीएससी का फेवरेट क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट, वहाँ वो स्टेटमेंट्स उड़ा के डाल देगा कि क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। अब यहाँ डेटा कैसे चेंज किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए द मिशन गेव एन अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंडस्लाइड यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। अब यहाँ क्या डिफरेंस कर सकता है यूपीएससी, मशीन लर्निंग की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डाल सकता है, ठीक है, यही डिफरेंस किया जा सकता है। इसीलिए आपके लिए फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंडस्लाइड दैट टू मशीन लर्निंग। नेक्स्ट जो मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन था, दैट फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम फार साइड ऑफ डेमोस। और डेमोस क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का, तो इसकी भी इमेज हमें फर्स्ट टाइम मिली इस मिशन के थ्रू। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग यहाँ पे थे, पहली बार हमको डेमोस जो है दैट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स, उसका फर्स्ट टाइम फोटोग्राफ मिला। नेक्स्ट द मिशन इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सुप्रा थर्मल आर्गन 40 एटम्स इन द मार्स एक्सोस्फीयर। It gave some due to one of the potential mechanism for the escape of atmosphere from Mars। इसी की वजह से कहा जाता है कि मार्स का खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, मार्स अपने एटमॉस्फेयर से एस्केप क्यों कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सुप्रा थर्मल आर्गन 40 एटम्स। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार इंडिया ही है जिसने डिस्कवर किया आर्गन 40 एटम्स। अब कल को इसके बाद 2 या 3 दिन बाद एक आर्टिकल आया था अबाउट आर्गन 40। तो आर्गन 40 को जब हम मिनरल्स करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, वैनेडियम क्या होता है, आर्गन 40 क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही आर्गन 40 के ऊपर आया था कि आर्गन 40 के क्या क्या फीचर्स है, कैसे इंडिया अगर आर्गन 40 को डिटेक्ट करके या फिर प्रिजर्व करके ले आ सकता है अर्थ पे, तो इसका कहाँ का यूज़ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 के बारे में दिया है, द मिशन कैप्चर्ड द टाइम वेरिएशन ऑफ द मार्शियन पोलर आइस कैप, दैट इज seasonal changes of thickness of ice caps spreading during Martian winter and shrinking during Martian summer। कैसे वहाँ आइस कैप जो है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, बट जब समर क्लाइमेट चेंज आता है तो समर के टाइम आप देखेंगे वो आइस कैप श्रिंक हो रहे हैं। इट ऑल्सो मेजर्ड द मार्शियन अपैरेंट अल्बिडो। अल्बिडो क्या होता है, आपने देखा होगा समर में हमें कहा जाता है वाइट ड्रेस पहनने के लिए। वाइट ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भी सनलाइट आता है ना वो वापस, जैसे सनलाइट आया, ये वाइट सरफेस है, टेरेस को भी आपने देखा होगा लोग वाइट पेंट कराते हैं। तो अल्बिडो क्या होता है, जितना हीट कोई सरफेस एब्जॉर्ब करता है दैट इज अल्बिडो ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वाइट जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना इनका अल्बिडो सबसे कम होता है। जैसे स्नो है, स्नो 99 या 95% सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत कम एब्जॉर्ब करता है 5%। जबकि जो ब्लैक ड्रेस होता है, गर्मी में क्यों, समर में क्यों ब्लैक ड्रेस पहनने से मना किया जाता है, इसका अल्बिडो बहुत हाई है। अगर एक ब्लैक सरफेस पे आप 100 रेज डालेंगे तो 90 रेज ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ब्लैक सरफेस, आपने देखा होगा समर के टाइम पे पोल्यूशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि ब्लैक कार्बन रिलीज होता है। और याद रखिएगा अल्बिडो पे यूपीएससी का क्वेश्चन था और ये स्टेटमेंट था कि ब्लैक कार्बन हैज़ द हाईएस्ट अल्बिडो। यस, ब्लैक कार्बन का हाईएस्ट अल्बिडो होता है और स्नो कैप्स ग्लेशियर्स का सबसे कम होता है। स्नो बहुत कम मेल्ट होते हैं, क्यों मेल्ट होते हैं, क्योंकि वाइट होता है, ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या हो गया था, स्नो सरफेस पे ना ये ब्लैक कार्बन जाके बैठ रहे थे। अब क्योंकि स्नो पे ब्लैक कार्बन बैठेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए स्नो मेल्ट हो रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग A76 आइसबर्ग मेल्ट होके अलग हो गया था अंटार्कटिका से। अब ये जितना बड़ा है ना, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जितना बड़ा आइसबर्ग होगा, इतना बड़ा आइसबर्ग मेल्ट होके बाहर निकला जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक कार्बन। तो इस वजह से न्यूज़ में था। तो ये कह रहा है कि हमने ये तो स्टडी कर ही लिया आइस कैप कैसे मेल्ट हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, बट हमने अल्बिडो भी कंफर्म हो गया दैट इंडिकेटेड द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ मार्शियन सरफेस।
वहाँ का अल्बिडो बहुत हाई है। जनरली स्नो का तो हाई होता ही है, बट ये भी कंफर्म हो गया कि मार्शियन सरफेस पे भी जो स्नो प्रेजेंट है उसका अल्बिडो हैज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द सनलाइट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे। मार्स ऑर्बिटर मिशन हैज़ गिफ्टेड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सेवरल गैसेस इन द मार्शियन एक्सोस्फीयर। कौन कौन सा? इट ऑल्सो क्वान्टिफाइड द अल्टीट्यूड वेयर मार्शियन एक्सोस्फीयर एटमोस्फियर हैज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम द CO2 रिच रेजिम टू एटॉमिक ऑक्सीजन रिच रेजिम ड्यूरिंग द लोकल इवनिंग। ये भी देखा गया है कि मार्स पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच से अचानक इवनिंग तक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर हो जाता है। मार्स पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस कंफर्म हो गया, इसीलिए डिस्कवरी ऑफ लाइफ की बात चल रही है मार्स पे भी। प्रॉब्लम ये है जो CO2 रिच रेजिम है ना, ये ह्यूमंस के लिए उतना इंडिवियर नहीं है जितना प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स के लिए फूड होता है CO2, बट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है CO2, इसीलिए अभी तक मार्स पे लाइफ कंफर्म नहीं हुआ है। बट अगेन ये भी पता चल गया एक अल्टीट्यूड, एक टेम्परेचर, एक हाइट जहाँ पे ट्रांजिशन शिफ्टिंग हो रहा है CO2 हाई से ऑक्सीजन हाई तक। दिस वॉज ऑल अबाउट मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था, उसके बाद 8 ईयर्स हो चुके हैं, 2024 में 10 ईयर्स हो जाएंगे। आर्टिकल क्यों आया था? 2013 में जब लॉन्च किया गया था इसको, तो 2023 कंप्लीट हुआ था, 2024 में इन्होंने पब्लिश किया था कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2024 में यही रहेगा कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन, क्योंकि इसका बजट भी बहुत कम था, ओनली इन 500 करोड़ इंडिया मार्स पे पहुंच गया था। नेक्स्ट आते हैं डार्क स्काई रिजर्व। इस पे क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इंडिया रिसेंटली सोच रहा है कि इस्टेब्लिश करने का। अब हमें देखना है कि वो लद्दाख में इस्टेब्लिश करने वाला है कि कहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाला है। बट डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है ये आज हम समझेंगे, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू डार्क स्काई रिजर्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, इट इज़ एन एरिया वेयर लाइट पोल्यूशन इज मॉनिटर्ड टू अलाउ बेटर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई एट नाइट। जब आपको स्काई को ऑब्जर्व करना होता है तो आप एक डार्क स्काई रिजर्व इस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट पोल्यूशन को मॉनिटर किया जाता है। अब डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? एक अल्टीट्यूड चूज़ किया जाता है, एक हाइट चूज़ किया जाता है जहाँ से बहुत दूर दूर तक कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप स्काई को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा डार्क स्काई रिजर्व वाला एरिया हाई अल्टीट्यूड पे चूज़ किया जाता है। सेकंड लाइन ये कह रहा है डार्क स्काई रिजर्व इज टू बी सेटअप एट हैनले इन लद्दाख। अब लद्दाख में कुछ पॉइंट्स है, जैसे चांगला है। चांगला में आप देखेंगे, चांगला एक जगह है लद्दाख में जहाँ पे इंडिया ने सीड वॉल्ट भी इस्टेब्लिश किया है। सीड वॉल्ट में मतलब वहाँ हम लोग सीड प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, ह्यूमन बिल्कुल कम प्रेजेंट होता है। तो ये कह रहा है इंडिया का जो डार्क रिजर्व है वो हम लोग सोच रहे हैं कि हानले लद्दाख में इस्टेब्लिश करेंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला भी राइट है, सेकंड वाला भी राइट है। पहले डार्क स्काई प्रिजर्व क्या होता है? इट इज़ एन एरिया यूजुअली सराउंडिंग अ पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट इज केप्ट फ्री ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन। ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, सो दैट आप स्पेस को मॉनिटर कर पाए। Next, the purpose of a dark sky preserve is generally to promote astronomy. Statement 1 is correct. A dark sky reserve is an area where light pollution is monitored. Basically, there are several restrictions around the reserve where humans are not allowed to have any loud source of light. So, it allows better observation of sky at night for astronomy. होता क्या है, हम लोग इस प्लेस को ऐसा जगह चूज़ करते हैं जहाँ ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, प्लस अगर ह्यूमन प्रेजेंस है भी थोड़ा बहुत तो आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। जैसे ये आर्टिफिशियल लाइट है, तो आर्टिफिशियल लाइट डिस्टर्ब ना करे। हाँ, नेचुरल लाइट हो सकता है, मान लीजिए बारिश का ही मौसम है तो लाइटनिंग हो रही है, दैट इज़ नॉट आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन। बट ह्यूमंस की वजह से वहाँ लाइट का डिस्टर्बेंस ना हो, जिस वजह से एस्ट्रोनॉमी की जा सके, अच्छे से स्काई को ऑब्जर्व किया जा सके। Next, recently in a first of its kind initiative, the Department of Science and Technology has announced setting up of India's first dark sky reserve. इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में पहली बार सेटअप हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इन हानले लद्दाख। हानले विच इज़ अबाउट 4500 मीटर्स अबाउ सी लेवल। देखो हाइट भी अच्छी खासी, अल्टीट्यूड भी हाई क्यों लिया जाता है? ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो या फिर लाइट पोल्यूशन कम किया जा सके। इट host telescope and is regarded as one of the world's most optimal sites for astronomical observation. इंडिया का या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड का मोस्ट ऑप्टिकल, जैसे सेम आपने देखा होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। लास्ट ईयर यूपीएससी ने मेंस में इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये हमने लगाया था हवाई आइलैंड में। अब हवाई आइलैंड क्या है? यूएसए का ही पार्ट है। यहाँ भी यही प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इंडिया में हानले प्लेस है, सेम हवाई आइलैंड ऐसा है जो ह्यूमन इंटरेक्शन से फ्री है, अच्छी खासी हाइट है, वहाँ भी लाइट पोल्यूशन कम आता है। इसीलिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप वहाँ लगाया गया। इसके पहले जो हम टेलीस्कोप यूज़ करते थे उसका नाम था हबल टेलीस्कोप था, इसने उसको रिप्लेस किया, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप है। सेम इंडिया पहली बार डार्क स्काई रिजर्व बना रहा है और ऐसा कहा जाता है कि ये इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए मोस्ट ऑप्टिमल साइट है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन।
तो दीज आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्क स्काई प्रिज्म। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इसी पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसके बारे में भी देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है। हम देखेंगे क्यों इंडिया के लिए फ्रूटफुल है ये। क्वेश्चन कह रहा है जॉइंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लेड बाय नासा लॉन्च द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बहुत सारे कंट्रीज का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, बट इसको लीड कौन कर रहा था? नासा, जिन्होंने लॉन्च किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेस साइंस टेलीस्कोप एवर बिल्ड। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ना सिर्फ इतना पावरफुल भी और मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकता है। वर्ल्ड ने आज तक ऐसा टेलीस्कोप नहीं बनाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो सबका एक्सपर्टीज था। आपको बताना है, सिंस इट्स लॉन्च इट हैज़ अमेज्ड द एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी विद इट्स ऑब्जर्वेशन एंड स्पेस इमेज। फाइनली जब इसको लॉन्च किया गया, इसके बाद जो रिजल्ट्स आए, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है। उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है सबसे पहला, इन दिस कॉन्टेक्स्ट which of the following are the observation made by James Webb Space Telescope? It has observed the pillars of creation where new stars are forming within dense cloud of gas and dust. ये कह रहा है फाइनली हमें पिलर्स ऑफ क्रिएशन पता चला, किसका? जहाँ पे न्यू स्टार्स बन रहे हैं। होता क्या है, जब एक लार्ज स्टार होता है फाइनली वो बस्ट हो जाता है, तो फिर डस्ट क्लाउड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बट वापस वही डस्ट क्लाउड गैस से फॉर्म होकर एक नया स्टार बनता है। तो फाइनली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पिलर्स ऑफ क्रिएशन डिटेक्ट कर लिया, जहाँ पे स्टार्स, न्यू स्टार्स फॉर्म होते हैं। अब सेकेंड, इट स्पॉटेड अ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अराउंड अ जायंट डिस्टेंस स्टार WR140। एक बहुत बड़ा स्टार है, जायंट मतलब बड़ा और डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, WR140 इसका नाम है। फाइनली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये बताया कि WR140 के अराउंड ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, एक के अराउंड एक। नेक्स्ट ये कह रहा है, इट ऑब्जर्व कलरफुल ऑरोराज एंड मैसिव स्टॉर्म्स ऑन द प्लैनेट जुपिटर। ऑरोराज क्या होता है? लाइटनिंग। आपने देखा होगा ऑरोराज जो है वो इंडिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ बोरियलिस ऑरोराज का एक टाइप है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। स्काई में आपको अलग अलग कलर्स, डिफरेंट शेड्स मिलते हैं। तो ये कह रहा है इसने ऑरोराज को ऑब्जर्व किया और मैसिव स्टॉर्म्स प्रेजेंट है कहाँ पे? जुपिटर पे। और लास्ट, इट कैप्चर्ड एन इमेज ऑफ आइंस्टाइन रिंग इन स्पेस। आइंस्टाइन रिंग, जो मतलब आइंस्टाइन के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन रिंग, इसको क्यों कहा है? इसको आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था स्पेस में, तो पहली बार ये क्या इसने इसका इमेज भी कैप्चर करके बताया। आपको ऑप्शंस दे रखे करेक्ट आंसर के लिए 1, 3 and 4, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, एंड 1, 2, 3, 4 ओनली। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो चारों के चारों ऑप्शंस राइट है। अब मैंने क्या क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए है कि मोस्टली सारे क्वेश्चंस, सारे स्टेटमेंट्स हमारे कवर्ड हो जाए, इसलिए आप देखेंगे मोस्टली सारे ऑप्शंस राइट वाले आंसर रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो पाए। मतलब जब मैं आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप पढ़ाऊँ तो मैं आपको उसके अचीवमेंट बता पाऊँ और ये भी बता पाऊँ ये अचीव किया गया है। अब अगर ये यूपीएससी एग्जामिनर होगा तो ज़रूरी नहीं है 4 के 4 राइट करेगा, क्यों? वो ये चाहेगा ही सर्टन चेंज करे। मैंने चेंज क्यों नहीं किया है? बिकॉज मैं आप लोग को ज़्यादा फैक्ट दे पा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे 4 स्टेटमेंट में से कल को यूपीएससी ये उठा के क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। बट यूपीएससी ये भी कर सकता है कि उन्होंने सेकंड यूज़ किया और WR140 की जगह WR160 कर देगा यूपीएससी, तो यूपीएससी चेंज कर सकता है। बट मैंने एज इट इज़ पेपर से लाइन उठाए और डाल दिए यहाँ पे। सबसे पहले समझते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेस साइंस, हमने ये देख ही लिया। It will solve mysteries in our solar system, look beyond to distant world around other stars and probe the mysterious structures and origins of our universe and our place in it. जितने भी साइंटिफिकल मिस्ट्रीज है, हमारा ऐसा मानना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सबको डिस्कवर कर देगा, सब मिस्ट्री सॉल्व कर देगा। वेब इज एन इंटरनेशनल प्रोग्राम लेड बाय नासा विथ इट्स पार्टनर कौन कौन था? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, एंड इट मेड सेवरल एस्टोनिशिंग ऑब्जर्वेशन इन द रिसेंट टाइम्स। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन? सबसे पहला, इट हैज़ कैप्चर्ड अ लश हाईली डिटेल्ड लैंडस्केप, द आइकॉनिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन। फाइनली आइकॉनिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन का एक डिटेल लैंडस्केप इसने दिया है। आइकॉनिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन क्या है? जहाँ पे न्यू स्टार्स फॉर्म होते हैं क्लाउड और गैस से बन के। नेक्स्ट, द 3 डायमेंशनल पिलर्स लुक लाइक मैजेस्टिक रॉक फॉर्मेशन। अब ये जो पिलर्स है, ये ऐसा कहा गया 3D इमेजेस आई है पिलर्स की, जो कि एक रॉक फॉर्मेशन टाइप का है, जहाँ पे वो एरिया फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे न्यू स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं। ऐसा कहा गया जब उसकी 3D इमेज आई तो एक रॉक टाइप का फॉर्मेशन है, बट
आर फार मोर परमिएबल। बट ऐसा कहा गया, उसके अंदर और झांका जा सकता है, परमिएबल है, आप इनसाइड व्यू भी देख सकते हो उसका। दीज कॉलम्स आर मेड अप ऑफ कूल इंटरस्टेलर गैस एंड लस्ट दैट अपीयर एट टाइम्स सेमी ट्रांसपेरेंट इन नियर इंफ्रारेड लाइट। ऐसा कहा गया, मान लीजिए ये एरिया है जहाँ पे स्टार्स फॉर्म हो रहा है, अब इसका जो 3D में जाए ना वो एक पत्थर की तरह है, रॉक फॉर्मेशन की तरह आया है, और ये रॉक के अंदर भी आप देख सकते हो सेमी परमिएबल है, मतलब रॉक फॉर्मेशन वाले एरिया के अंदर कैसे स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी देखा जा सकता है। फाइनली नेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप spotted a set of concentric angular rings around a giant distant star recently. A new study shows that the first visible evidence of starlight pushing dust around and exhibit the star environment of the star WR140, which is in fact a system of two stars that orbit each other. ऐसा कहा गया WR140 क्या है, दो ऐसे स्टार्स हैं जो एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, मतलब जैसे ये वाला जो है ये इसके अराउंड ऐसा घूमेगा और ये वाला जो है ये इसके अराउंड ऐसा घूमेगा, एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं ये। दिस इज अबाउट WR140। ये स्ट्रेंज फेनोमेना है, इतना आपको WR140 के बारे में पता होना चाहिए कि दो स्टार से दैट ऑर्बिट ईच अदर, और ये कॉन्सेंट्रिक एंगुलर रिंग। कॉन्सेंट्रिक क्यों कहा है, एक के अंदर एक, मतलब ये है, इसको कॉन्सेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन 3 क्यों करेक्ट है, द न्यू इमेजेस क्लिक बाय द ऑब्जर्वेटरी हैज प्रेजेंटेड जुपिटर्स मैसिव स्टॉर्म, कलरफुल ऑरोरास एंड फेंट रिंग्स। लास्ट में ऑप्शन 4 हमारा क्यों करेक्ट है, इट हैज स्नैप्ड अ परफेक्ट शॉट ऑफ एन आइंस्टाइन रिंग। फाइनली आइंस्टाइन रिंग का एक परफेक्ट पिक्चर भी हमें मिल गया। द स्टनिंग हैलो इज द रिजल्ट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी पासिंग थ्रू वार्प्ड स्पेस टाइम सराउंडिंग अनदर गैलेक्सी अलाइंड बिटवीन अ डिस्टेंट लाइट सोर्स एंड अर्थ। अब हमें एक आइंस्टाइन रिंग की फोटो भी मिल गई। आइंस्टाइन रिंग क्या है, इट इज़ अ स्टनिंग हैलो। हैलो क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन है, जैसे आपने देखा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध थे, तो उनके फोटो के पीछे एक ऐसा लाइट लगा होता था, ऐसा ब्राइटनेस आता था पीछे, दैट इज अबाउट हैलो। किसी के पीछे अगर चमक आती है तो इट इज़ अ स्टनिंग हैलो इज द रिजल्ट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी। ये ऐसा कह रहा है जो आइंस्टाइन रिंग है, मान लीजिए रिंग है, इसके अराउंड जो लाइट फॉर्म हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है, किसी गैलेक्सी से आ रहा है, ड्यू टू अनदर गैलेक्सी अलाइंड बिटवीन द डिस्टेंट लाइट सोर्स एंड अर्थ। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। जो मेन फीचर है वो यही था, पिलर्स ऑफ क्रिएशन, आइंस्टाइन रिंग, ऑरोरास अराउंड जुपिटर और लास्ट में WR140। ये 4 वर्ड भी याद रखेंगे। देखिए क्या होता है ना, फैक्ट्स याद करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, पूरा स्टेटमेंट ना याद करके एक लाइन याद कर लीजिए। जैसे अगर आपको पिलर्स ऑफ क्रिएशन पता है, दैट इज मोर देन इनफ। अगर कल को ऑप्शन में पिलर्स ऑफ क्रिएशन आता है, थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे न्यू स्टार्स की जगह न्यू कुछ और दे दिया हो, सोलर सिस्टम दे दिया हो। अगर पिलर्स ऑफ क्रिएशन के साथ स्टार दिया है, स्टेटमेंट राइट मार्क करके आइएगा। कॉन्सेंट्रिक रिंग किसके अराउंड, WR140। इसके बाद हमने एक और देखा, यहाँ 2 स्टार है जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। तीसरा जुपिटर के अराउंड हमको ऑरोरास मिला, और लास्ट में आइंस्टाइन रिंग। बस इतना। ये अगर आपके ऑप्शंस में है बेझिझक मार्क करके आइए, आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ अबाउट आर्टेमिस 1 मिशन। हम जितने भी स्पेस मिशन है, जितने भी न्यूज़ में रहे, उन सबको कवर करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट मिशन है आर्टेमिस 1। ये भी क्या है, एक लूनार स्पेस मिशन है, मतलब मून मिशन है ये। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून। आर्टेमिस 1 मिशन का ऐसा मानना है कि ह्यूमन प्रेजेंस होना चाहिए मून पे। फाइनली आपने देखा होगा इंडिया में भी कुछ लोग चांद पे ज़मीन ले रहे हैं। अब ये तो वर्थलेस है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मीनिंगलेस है कि आप मून पे ज़मीन ले रहे हैं, अभी तक लाइफ डिस्कवर नहीं हुआ है। बट आर्टेमिस 1 मिशन का यही काम है कि वो डिटेक्ट करेगा क्या ह्यूमन प्रेजेंस मून पे लॉन्ग टर्म तक रह सकता है। ऐसा नहीं कि बस मिशन करने गए या फिर कुछ दिन तक गए। इट इज़ अ क्रूड मिशन। क्रूड मतलब एक क्रू जाएगा वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। दैट कैरीड 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग अ वुमेन। अब आप देखेंगे ना, पहला स्टेटमेंट राइट है बट दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब इतने सारे फैक्ट्स दिए जाएंगे ना, तो इसको अब मैंने इस क्वेश्चन में यही किया है, यहाँ मैंने फैक्ट्स को इंटरचेंज किया दिखाने के लिए यूपीएससी फैक्ट्स कैसे चेंज करता है। पहला स्टेटमेंट एज इट इज पेपर में आपको मिल जाएगा, बट सेकंड स्टेटमेंट जब क्रू मिशन के बारे में था तो वहाँ डेटा चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं जब आंसर दिखाऊंगा तो डेटा यहाँ चेंज हुआ है। और तीसरा, इट वॉज लॉन्च बाय नासा स्पेस लॉन्च मिशन SLS रॉकेट। येस, तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बी मतलब ओनली 2 राइट है आपका। तीसरा कौन सा रॉन्ग है, ये सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट पे पहले आते हैं। इट इज इनकरेक्ट। वाई? आर्टेमिस 1 इज एन अनक्रूड मिशन ऑफ नासा। और देखो इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, बस क्रूड मिशन लगा के, अनक्रूड की जगह क्रूड। अब हम क्या होता है, हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। अब जैसे मान लीजिए कोई पढ़ रहा है अनक्रूड मिशन, उसने देखा, अब ये फैक्ट्स कहीं नहीं दे रखे थे पेपर में कि 4 बोर्ड रहेंगे, वुमेन रहेगा, कुछ भी। अब ये किसके बारे में दिया है,
आर्टेमिस 2 के बारे में। बट मैंने क्या किया, जब न्यूज़पेपर में 2 स्टेटमेंट दिए होते, एक आर्टेमिस 1 का, एक आर्टेमिस 2 का, मैंने क्या किया, आर्टेमिस 1 में ही ये शो कर दिया आपको कि कैसे यूपीएससी आर्टेमिस 2 का स्टेटमेंट उठा के आर्टेमिस 1 में डाल देगा। ये होता है लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जब आपने पेपर पढ़ा होगा, आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपने रिवाइज भी किया होगा, बट हम जब पेपर मोड में रहते तो हम लिखते हैं हाँ यार कोई तो एक मिशन था जहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स थे प्लस एक वुमेन भी था और आर्टेमिस ही था शायद वो, क्योंकि उन्हें पढ़ा है, तो आप मार्क कर दोगे। बट आप ये डिटेल नहीं देखोगे 1 है कि 2 है। तो आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले आर्टेमिस 1 क्या है, ये एक अनक्रूड मिशन है ऑफ नासा। द प्राइमरी गोल फॉर आर्टेमिस 1 आर टू डेमोन्स्ट्रेट Orion system in a spacecraft environment and ensure a safe re-entry, descent, splashdown and recovery prior to first flight with crew on Artemis 2। आर्टेमिस 1 का मिशन यही है कि जब वो मून पे जाएगा तो वो एक सेफ री एंट्री प्रोवाइड करेगा। री एंट्री किसको, आर्टेमिस 2 को, सो दैट आर्टेमिस 2 में कुछ लोग आएंगे। कौन कौन आएगा आर्टेमिस 2 में, एक क्रूड मिशन रहेगा जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट और एक वुमन रहेंगे। तो आर्टेमिस 1 पहले ये जाके कंफर्म करेगा कि क्रू वहाँ प्रेजेंट रह सकता है कि नहीं। पहला वाला मिशन इसलिए हमने अनक्रूड रखा है, वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ आप एक रॉकेट भेजेंगे, रॉकेट के साथ आप उसमें कुछ कैमरा सैटेलाइट सब देखेंगे और जब वो प्रेजेंस डिटेक्ट करके बताएगा आपको, देन आप देख सकते हैं कि हाँ हमारा क्रू मिशन भेजा जा सकता है कि नहीं। तो यही प्राइमरी गोल है पहले वाले का, वो आपको ये बताएगा कि स्पेस फ्लाइट का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ री एंट्री के लिए है कि नहीं और रिकवरी है कि नहीं फर्स्ट फ्लाइट की। ठीक है, आते हैं अब हमारे स्टेटमेंट पे। सबसे पहले आर्टेमिस 1, इसका पहला जो नाम दिया हुआ था दैट इज एक्सप्लोरेशन मिशन 1, इसी को नाम चेंज करके आर्टेमिस 1 दिया गया है। विल बी द फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट ऑफ नासाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओरियन स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड द ग्राउंड सिस्टम एट केनेडी स्पेस सेंटर इन केप फ्लोरिडा, यूएसए में। नासा का जो फ्लोरिडा, अब ये क्या किया है नासा ने, इसमें इंटीग्रेटेड टेस्ट किया है 3 चीज़ों का। सबसे पहले ओरियन स्पेसक्राफ्ट का, सेकंड उनका जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है उसको, और तीसरा जो ग्राउंड सिस्टम बना है। जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे तो हमारे उड़ीसा कोस्ट पे हमारे कुछ सिस्टम्स है जहाँ से हम लॉन्चिंग सिस्टम रखते हैं। इंडिया में बालासोर जो एक जगह है उड़ीसा के पास, आप देखेंगे चांदीपुर, सॉरी बालासोर कह रहा हूँ, चांदीपुर जो जगह है उड़ीसा में, दैट इज़ मोस्ट फेवरेबल। अब ये भी हम देखेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिशंस जो है वो ओशन बीचेस पे ही क्यों किए जाते हैं, उसके भी पीछे कुछ रीज़न होते हैं, साइंटिफिक रीज़न होता है। आप कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा बहुत पहले होता था फेवरेट प्लेस डेस्टिनेशन, अब ये लोग क्या करते हैं कोस्टल बीचेस पे जा रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीचेस पे जाते हैं, फिर केरला पे। इसलिए आपने देखा होगा जितने कोस्टल सिटीज़ हैं ना वहीं पर लॉन्च होता है। तो इनका ये केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, इनका भी टेस्ट करने वाली है। आर्टेमिस 1 क्या है, इट इज़ द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशन टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट द मून फॉर द डिकेड्स। पहला स्टेटमेंट हमने देखा था यही था, ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्ट करने वाला है। इट इज़ नेम आफ्टर द सिस्टर ऑफ अपोलो इन ग्रीक माइथोलॉजी। जो अपोलो गॉड थे उनकी सिस्टर थी, उनका नाम था आर्टेमिस। तो उनका एक अपोलो मिशन भी था, जब आप पढ़ोगे नासा का बहुत पहले था, अभी मैंने इसलिए नहीं लिया, न्यूज़ में है नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बट अपोलो मिशन था इन्हीं का था, तो उसी की सिस्टर थी आर्टेमिस, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। इट इज़ नासाज सक्सेसर टू द अपोलो लूनार मिशन फ्रॉम 50 ईयर्स अगो। यही मैं कह रहा हूँ, 50 साल पहले उन्होंने चांद पे एक और मिशन भेजा था जिसका नाम था अपोलो, उसी को रीनेम करते हुए उन्होंने आर्टेमिस रखा है क्योंकि आर्टेमिस अपोलो की सिस्टर थी। सेकंड वाला स्टेटमेंट हमने देख ही लिया है। तीसरा ये है, इट वाज लॉन्च बाय नासाज स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड। SLS क्यों खास है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट, मतलब हमारे PSLV GSLV कहीं स्टैंड करते हैं इसके सामने। SLS डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर डीप स्पेस मिशन फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट इंडिया का भी एक गगनयान मिशन है, 1-2 क्वेश्चन बाद हम देखेंगे, वो ह्यूमंस का पहला मिशन है इंडिया का, वहाँ पे हम लोग अपना रॉकेट यूज़ करने वाले। बट ये SLS जो बनाया गया है ये डीप स्पेस मिशन के लिए, ऐसे मिशन के लिए जो बियॉन्ड स्पेस है, मतलब जो करमान लाइन होता है उसके बियॉन्ड अगर ह्यूमंस जाते हैं तो वापस सेफली आया जा सकता है, उसके लिए इसको बनाया गया है। इट विल ट्रैवल्ड 2,80,000 माइल्स फ्रॉम अर्थ, थाउजेंड्स ऑफ माइल बियॉन्ड द मून ओवर द कोर्स ऑफ अबाउट 4 to 6 वीक मिशन। समझ रहे हो, मून के भी बियॉन्ड जा रहा है ये मिशन, साउथ पोल पे जा रहा है, और ये जो है दैट इज अबाउट 4 to 6 वीक मिशन, 4 से 6 हफ्ते का मिशन है ये। आई गेस यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है आपके फाइनल वाला, क्योंकि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड NSIL कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब NSIL क्या है, इसरो जो है उसके 2 ब्रांच है, एक नया ब्रांच फॉर्म किया गया था NSIL, दिस इज अ प्राइवेट विंग। इसको इसलिए फॉर्म किया गया था सो दैट इसरो जो कॉमर्शियल मिशन है, जैसे इंडिया ने पहली बार क्या किया था ब्राज़ील, अब ब्राज़ील जो है ये छोटी कंट्री है, इसके पास खुद का कोई सिस्टम नहीं है, तो इंडिया इनको हेल्प करेगा लॉन्चिंग में रॉकेट्स के लिए। तो ब्राज़ील का एक अमेजोनिया मिशन था,
ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट मिशन है। NSIL क्यों बनाया गया है कि इंडिया का जो स्पेस है उसको यूज़ किया जाए प्राइवेट प्लेयर्स को। जैसे मान लीजिए मैं कंट्री हूँ, मेरे पास भूटान हूँ, मैं मेरे पास कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं बनाऊंगा बहुत पैसा लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, इंडिया ने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इंडिया के NSIL से कांटेक्ट करूंगा और कहूँगा सर मुझे मिशन कैरी फॉरवर्ड करना है, मैं आपको फंडिंग दे सकता हूँ, आप बनाइए। फंडिंग मुझे उतना ही देना है रॉकेट जितना मुझे सेटअप, साइंटिस्ट, इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो ये कॉस्ट भी मेरा बच जाएगा। इसके लिए NSIL बनाया गया था। सबसे पहले NSIL के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है मैंने, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको बनाया गया था, 10 साल हो गए, हमें देखना है कि NSIL कितना सक्सेसफुल रहा है। इट वॉज इंकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स enabling Indian industries to take up high technology space related activities। और तीसरा, it does not undertake any satellite or launch vehicle building activities। अब थर्ड वाला देख रहे हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए जब देखेंगे ऑप्शन बी राइट है। थर्ड वाला क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया। मैं यहाँ मैंने जानबूझ के एनी वर्ड क्यों डाला, स्टेटमेंट को चेंज क्यों किया, क्योंकि एनी का मतलब कुछ लेता ही नहीं है। यूपीएससी ऐसे ही, अब देखो क्या होता है एग्जाम फॉर्म में लोग क्यों एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे पता है, सबसे पहले तो वो देखेंगे सर मैंने NSIL नहीं पढ़ा, सेकंड वो ये भी NSIL नहीं पढ़ा तो ये पे क्वेश्चन छोड़ देंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे भी तो ये चीज़ नहीं नोटिस कर पाएंगे कि कितना एक्सट्रीम है, कि इट डज नॉट अंडरटेक एनी, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, इतना एक्सट्रीम वर्ड नहीं चलता, इसलिए थर्ड आपका नहीं होगा। तो आते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 1, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्यों, NSIL जो है इसको 2019 में अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी बनाया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 5 ईयर्स हो गए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, इस पे आर्टिकल आया था इसलिए मैंने NSIL का क्वेश्चन दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। नेक्स्ट, ये एक कॉमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनेबलिंग इंडियन इंडस्ट्रीज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। अब ये कॉमर्शियल आर्म है, कॉमर्शियल मतलब जहां से इंडिया रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इसरो का, विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट इंडियन इंडस्ट्रीज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। कल को अगर इंडियन स्पेस एक्टिविटीज में कॉमर्शियलाइजेशन किया गया है, आपको भी पैसा मिलेगा, तो आपका भी मोटिवेशन हाई रहेगा साइंटिस्ट का कि नए नए डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कैरी फॉरवर्ड किए जाए। It is also responsible for promotion and commercial exploitation of products and services emanating from the Indian space program। नेक्स्ट, थर्ड वाला रॉन्ग क्यों, मैंने आपको बताया, बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स बोथ कम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एज पर यूजर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो अ मैंडेट ऑफ NSIL। NSIL में आप क्या करेंगे, कंपनीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम्युनिकेशन सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बना के देंगे। अब क्यों ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कंपनीज के पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, ना उतने साइंटिस्ट है जो ये काम करके दें, इसलिए इंडिया ये प्रोवाइड करेगा थ्रू NSIL। NSIL एक कॉमर्शियल आर्म भी है जिससे प्रॉफिट भी जनरेट होगा। पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल NSIL क्या है, ये क्लासरूम है, मान लीजिए यहाँ क्लासेस लग रही है 12 से 4, अब 4 के बाद ये खाली रहता है, बट कोई ऐसा पर्सन है जिसको क्लास लेना है, पढ़ाना है बच्चों को, और उसके पास ऑफिस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो यहाँ पढ़ा सकता है पेइंग सम फी, कि वो आपका क्लास रेंट पे लेगा। सेम चीज़ ये है कि बाहर वाले क्या करेंगे, इंडिया के ही स्पेस का, इंडिया के ही रॉकेट का, इंडिया के ही मिशंस का एक मिनिमम फी पे करेंगे, जो भी फी रहेगा साइंटिस्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और वो अपने मिशंस को लॉन्च कर सकते हैं यूजिंग NSIL। इसी के लिए NSIL को बनाया गया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिया। हमने देखा था ना कि मून के सोलर पोलर रीजन पे क्यों सबसे ज़्यादा मिशन जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया आपको ये पता चले कि इंडिया ने भी सोलर साउथ पोलर रीजन पे क्यों भेजा। अभी हमने देखा था रशिया का भी जो मिशन था लूसी 25, वो भी साउथ पोल के अराउंड था। ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। सी लूना 25 देखोगे तो साउथ पोल ऑफ द मून रशियन का था। साउथ पोल ऑफ मून को क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं, उसी पे क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मून साउथ पोलर रीजन। मून के साउथ पोल में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन ऑफ द मून, इस रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, इट इज एस्टिमेटेड टू होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ये कोई रीज़न नहीं है वहाँ एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अब तक हमने वाटर का जो प्रेजेंस देखा है उसमें साउथ पोल का कोई रोल नहीं है। साउथ पोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साउथ पोल को अब तक डिस्कवर नहीं किया है। अगर हमें पहले ही पता होता लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है तो हम क्यों मिशन भेजते। तो पहला वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पहला है इसको आप हटा दीजिए,
अब इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिन, यस। इट्स रेगोलिथ हैज ट्रेसेस ऑफ सम ऑफ द एसेंशियल रिसोर्सेज, यस। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, बोथ हमारे राइट हो जाएंगे। नहीं, डी राइट है एक्चुअली, डी कह रहा है ये, शायद पहला वाला भी राइट कह रहा है ये, यस डी कह रहा है। देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है। ये कह रहा है द परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स ऑफ द साउथ पोलर रीजन ऑफ मून आर एस्टिमेटेड टू होल्ड नियरली 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर। ऐसा माना जाता है कि मून के साउथ पोल में 100 टन्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए मोस्ट फेवरेबल जोन है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है। इसके जो क्रेटर्स है मून के, दैट हैव बीन अनटच्ड बाय सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, दैट इज वाई इट ऑफर्स एन अनडिस्टर्ब रिकॉर्ड ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिन। अब सेकंड स्टेटमेंट यही कहता है आपको यहाँ जाने के बाद सोलर सिस्टम ओरिजिन का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, यस मिलेगा, क्योंकि मून के जो क्रेटर्स है, क्रेटर्स मतलब जो आप देखेंगे मून पे जो होल्स होते हैं, दैट इज अनटच्ड बाय द सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वहाँ के सन को, वहाँ का जो क्रेटर है, वहाँ का जो सॉइल है, उसको आप इजीली डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि उसका कंपोजिशन क्या है, जब ओरिजिनल सोलर सिस्टम था तो कंपोजिशन क्या रहा होगा। इट्स एलिमेंटल एंड पोजिशनल एडवांटेज मेक इट अ सुटेबल पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 क्यों करेक्ट है। इट्स रेगोलिथ, रेगोलिथ मतलब वहाँ का जो रॉक है, दैट हैज़ ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, मेकिंग इट एन अनटैप्ड सोर्स ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज। जितने भी इसेंशियल रिसोर्सेज ह्यूमन को ज़रूरत है वो सारा कुछ मून पे मिल रहा है, इसीलिए मून के साउथ पोल की थोड़ी ज़्यादा डिमांड है। इंडिया भी वहाँ गया था, रशिया भी वहाँ जा रहा है, जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ दीज मेनी एलिमेंट्स। नेक्स्ट आप सोलर सिस्टम का ओरिजिन स्टडी कर सकते हैं, और लास्ट में 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर यहाँ प्रेजेंट हुआ है। तो क्योंकि वाटर प्रेजेंट है तो ह्यूमन वहाँ प्रेजेंस रह सकता है कि नहीं मून पे, इसको टैप करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए ही मिशन को सेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लैग्रांज पॉइंट्स इन द स्पेस। अब लैग्रांज पॉइंट्स क्या है, 5 पॉइंट्स है। इसी को स्टडी करने के लिए इंडिया ने आदित्य L1 मिशन निकाला। अभी लैग्रांज पॉइंट जो है 5 है, L1 से लेके L5 तक। हमारा काम क्या है, हम ये L1 पॉइंट को स्टडी करने वाले। ये L1 लैग्रांज पॉइंट्स क्या है, ये सन के नियर अबाउट पॉइंट्स है। हम यहाँ तक जाके ये स्टडी करने वाले कि सन के अंदर का सन का जो आउटर सरफेस है वो किससे बना है, सन में इतनी हीट क्यों प्रेजेंट है। जैसे सन की आप स्टडी करेंगे तो सन का जो आउटर एरिया है इसको कोरोना कहा जाता है, तो हम ये स्टडी करने वाले कि कोरोना बना किससे, सन इतनी हीट कैसे थ्रो करता है, सन का कंपोजिशन किस चीज़ से बना हुआ है। इसके लिए हम लोग L1 पॉइंट्स की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला लैग्रांज पॉइंट्स आर पोजीशन वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अ 2 बॉडी सिस्टम प्रोड्यूस एनहांस रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब हम लैग्रांज पॉइंट्स को क्यों चूज करने वाले, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये एक ऐसे पोजीशन है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वली होता है, सो दैट बॉडी बैलेंस रहे। आप वहाँ मिशन को, स्पेस मिशन को रख सकते हैं स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर 3 लैग्रांज पॉइंट्स इन अर्थ सोलर सन सिस्टम। मैंने आपको भी बताया टोटल 5 है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। These points are used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position। अभी मैंने क्या बताया, पहले वाले से उसको अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस हो जाता है, इससे आप फ्यूल भी सेव करते हो, क्योंकि एक जगह पे खुद को मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि आप एक जगह पे रहोगे तो फ्यूल सेव होगा, आप इजीली स्टडी कर पाओगे, रादर देन अराउंड घूमने के बार बार, तो फ्यूल कंज्यूम होगा। और फोर्थ कह रहा है 12 लैग्रांज पॉइंट ऑफ द अर्थ सन सिस्टम इज आइडियल फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन। 12 नहीं है, ये शायद L2 है, ये 12 हो गया, ये L2 है। L2 लैग्रांज पॉइंट ऑफ द अर्थ सन सिस्टम इज आइडियल फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन एज इट गेट्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन। ये कह रहा है L2 पॉइंट जो है वहाँ से एक अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है हमें सन का, इसलिए वो बेस्ट पॉइंट है। चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बी हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट राइट है, 2 रॉन्ग है। अब लैग्रांज पॉइंट होते हैं। अगेन इंडिया कौन सा मिशन करने वाला है, L1 मिशन। अब यहाँ देखिए L2 पॉइंट के बारे में दिया हुआ है, बट L2 पॉइंट का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगेन L2 पॉइंट क्या हो जाएगा, एक फैक्ट हो जाएगा, तो इसको रॉन्ग होना आइडियली रहेगा। आप देखेंगे तो यहाँ L1 पॉइंट दिया हुआ है। क्यों L1 पॉइंट, क्यों, क्योंकि इंडिया ही खुद आदित्य L1 मिशन कर रहा है। इंडिया अगर L1 पॉइंट पे जाना चाहता है तो कुछ सोच के ही गया होगा, इसीलिए एग्जामिनर क्या करेगा, यहीं पे ट्रिक प्ले करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 लैग्रांज पॉइंट्स होता है, क्वेश्चन में 3 दे दिया। ये दिखा रहे कि डेटा चेंज करना कितना आसान होता है। पहले स्टेटमेंट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लैग्रांज पॉइंट्स आर पोजीशन वेयर द ग्रेविटेशन के जगह न्यूक्लियर फोर्स डालना पड़ेगा। वैसे ही लोग डिटेक्ट कर लेंगे कि स्पेस में तो न्यूक्लियर फोर्स होता ही नहीं है, बट डेटा को याद नहीं रखता, इसे डेटा चेंज करना आसान हो जाता है। आते इस क्वेश्चन पे सबसे पहले लैग्रांज पॉइंट्स के बारे में दिया है कि दीज आर पोजीशन इन स्पेस जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडी सिस्टम लाइक एक्ट करता है सन और अर्थ के बीच में, जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाता है। मतलब यहाँ से अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है, मान लीजिए बॉडी है, इसको इस तरफ खींच रहा है और इसको इस तरफ खींच रहा है, ठीक है, और एक
इसको इस तरफ पुश कर रहा है और इसको इस तरफ पुश कर रहा है। अब ये बैलेंस रहेगा उस जगह पे रहेगा क्योंकि इक्वल फोर्सेस लग रहा है इसको चारों तरफ से, मतलब इसको अगर कोई यहाँ से खींच रहा है तो इसको यहाँ से भी कोई खींच रहा है, तो पोजीशन दोनों तरफ से इसकी मेंटेन रहेगी। यही चीज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, तो एक पोजिशन पे कॉन्स्टेंट रहता है ये पॉइंट। नेक्स्ट, Lagrange point is a position where gravitational pull of the two large masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them, जिसकी वजह से आप इजीली स्टडी कर पाते हो। आगे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? 5 Lagrange पॉइंट्स होते हैं अर्थ सन सिस्टम में वेयर अ स्मॉल मास कैन ऑर्बिट इन अ कांस्टेंट पैटर्न। क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हो गया? वहाँ पे दे रखा था 3 पॉइंट्स होते हैं। तीसरा देखा स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, Lagrange पॉइंट्स आर पोजिशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ अ टू बॉडी, हमने देख ही लिया। आगे दीज कैन बी यूज बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन नीडेड टू रिमेन इन पोजीशन। मैंने आपको यही कहा क्योंकि इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्ट कर रहा है, बॉडी यहीं की यहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अब अगर मान लीजिए सन है, ये एकदम सामने है, ये बॉडी स्टडी करना आसान है, वरना इसको क्या करना पड़ता, घूमना पड़ता सन के अराउंड, घूमेगा तो फ्यूल खर्च होगा, फ्यूल में कंपनी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाएगा। अब जो भी कंट्री मिशन को फंड कर रही है, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक पॉइंट पे रहता है, इसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बच जाता है, क्योंकि डायरेक्टली सामने रह के स्टडी कर सकता है, घूमने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। और फोर्थ वाला आपका इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? द L1 पॉइंट ऑफ द अर्थ सन सिस्टम अफोर्ड्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन एंड इज करंटली होम टू द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये जो L1 पॉइंट है ना, ये एक अनइंटरप्टेड व्यू प्रोवाइड कराता है सन का। इंडिया ने ये क्यों चूज किया? क्योंकि मान लीजिए ये L1 पॉइंट है, ये L2 इधर है, L3 इधर है, L4 L5 पीछे है। इंडिया ने इसे लिया क्योंकि L1 से आपको क्लियर व्यू मिलता है सन का, अनइंटरप्टेड, मतलब यहाँ कोई बीच में आने वाला नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसीलिए इंडिया ने L1 पॉइंट को चूज किया फॉर अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और चीज़ है कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का भी प्रेजेंस है इस पॉइंट पे। आगे द थर्ड Lagrange पॉइंट L3 रिमेन्स हिडन बिहाइंड द सन एट ऑल टाइम्स। L3 जो है ये सन के पीछे रहता है हमेशा, तो इसको स्टडी करना, यहाँ से स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अपोजिट अर्थ ऑर्बिट, फॉर नाउ साइंस हैज नॉट फाउंड अ यूज फॉर दिस स्पॉट। L3 का अभी तक हमें यूज़ नहीं पता है, बाकी आपको जितना समझना है L1 बेस्ट है, इंडिया ने L1 चूज़ किया है, और L3 के बारे में कंफर्मेशन है। L2 L4 L5 पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। L3 के बारे में ये कहा गया कि सन के बिहाइंड है ये, जहाँ से अर्थ ऑर्बिट करेगा भी तो डिफिकल्ट होगा स्टडी करने के लिए, इसीलिए L3 को एक सूटेबल पोजीशन नहीं माना गया है। नेक्स्ट वाला यही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, इंडिया का गगनयान मिशन। इंडिया में पहली बार हम लोग कुछ जैसे दो स्टडी करेंगे, मेन मिशन है अभी इंडिया के, एक तो गगनयान है और एक शुक्रयान मिशन है। शुक्रयान मतलब वीनस पे हम लोग मिशन भेजने वाले हैं। इंडिया के अभी 2 मिशन है, अभी तक ये हो गए रहते बट कोविड की वजह से डिरेल हुआ। इसमें ऐसा कहा गया कि पहले एक इंसान को भेजने वाले थे, बट अब हम लोग क्या करने, एक रोबोट को भेज रहे हैं। रोबोट का नाम रहेगा व्योमित्र, इसको हम भेजेंगे, वो वहाँ जाएगा। उसके आने के बाद हम लोग ये कन्फर्म हो जाएंगे कि ह्यूमन वहाँ जा सकता है, और फिर ह्यूमन्स को भेजा जाएगा। सबसे पहले गगनयान के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। इट विल पुट अ मैन्ड स्पेसक्राफ्ट इन अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ये कह रहा है कि मैन को स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाएगा इन अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 किलो अबव अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, अर्थ के ऊपर में कुछ ऑर्बिट है, एक हो जाएगा LEO लो अर्थ ऑर्बिट, एक हो जाएगा MEO मिडल अर्थ ऑर्बिट, और एक हो जाएगा HEO हाई अर्थ ऑर्बिट। अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट ये ऐसा कह रहा है 2000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ये जो डिस्टेंस होता है 2000 किलोमीटर है या उससे ऊपर है, ऐसा सबकी अलग अलग रेंज है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें हम लोग GSLV Mk3 को लॉन्च व्हीकल यूज़ करने वाले। GSLV और PSLV दोनों आप पढ़ोगे, GSLV का मतलब है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तीसरा कह रहा है इफ़ सक्सेसफुली इंडिया वुड बिकम द 5th नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव सेंट क्रू टू स्पेस। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इंडिया 5th नहीं होगा। आई गेस इसके भी दोनों राइट होने चाहिए, फर्स्ट और 2 इसका राइट होना चाहिए। एक ही राइट है, इसका पहला भी रॉन्ग है। थर्ड तो रॉन्ग है, ये तो पता ही है, क्योंकि इंडिया 4th बनेगा, 5th नहीं। पहला भी रॉन्ग है। सबसे पहले स्टडी करते हैं इसको। पहला क्यों इनकरेक्ट है? इंडिया का पहला मैन स्पेसक्राफ्ट गगनयान इज एक्सपेक्टेड टू सेंड 3 पर्सन्स इन स्पेस फॉर 7 डेज। अब ये स्पेसक्राफ्ट कहाँ डाला जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट कितना ऊपर रहता है? 300 से 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। मिडिल ऑर्बिट कितना ऊपर होता है? 2000 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट ही बता रहा है आपको। तो यहाँ भी क्या हुआ है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट की जगह लो अर्थ ऑर्बिट की जगह मिडिल अर्थ ऑर्बिट डाला है। डेटा इजीली चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसमें हम लोग GSLV Mk3 यूज़ करने वाले हैं। इसको इसरो का हैवी लिफ्ट लॉन्चर भी कहा जाता है। अब तक का बेस्ट है ये, जितने भी हैवी मिशन है GSLV Mk3 पे ही होंगे। विल बी यूज एज अ लॉन्च व्हीकल फॉर द गगनयान मिशन। द हाई थ्रस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स S200 प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन रेटेड GSLV M3। इसमें एक हाई थ्रस्ट
सॉलिड प्रोपोलेंट है S-200, जिसकी वजह से जितना हैवी वेट रहेगा उसको भी कैरी किया जा सकता है। आप देख रहे हो इसमें 3 ह्यूमंस को भेजा जा रहा है, ह्यूमंस का भी वेट रहेगा, प्लस फ्यूल होता है, प्लस इक्विपमेंट्स होते हैं। इसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हाई थ्रस्ट, हैवी वेट पे भी थ्रस्ट ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और लास्ट में स्टेटमेंट 3 क्यों इनकरेक्ट है, इस इंडिया अगर ये कर लेता है सक्सेसफुली तो इंडिया 4th नेशन बन जाएगा। अब तक 3 ऐसे नेशन हैं जिन्होंने अपने इंसानों को भेजा है इस पे स्पेस में। सबसे पहले USA है, इसमें रशिया है और चाइना है, आर द ओनली 3 कंट्रीज टू हैव सेंट क्रू टू स्पेस। इसके अलावा USA, इंडिया, चाइना, इनफैक्ट जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे मार्स मिशन में भी देखेंगे तो आपको यही 3 कंट्रीज मिलेंगे। अगर इंडिया कोई चीज़ अचीव कर रहा है, उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ अचीव मिली है तो आपको USA, चाइना और रशिया ही मिलेगा। हमारा साइंटिस्ट बहुत बढ़िया है। इंडिया में ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट क्यों, हमारा साइंटिस्ट है बट साइंटिस्ट इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं, मतलब इसरो में काम नहीं करना चाहते, नासा में काम करते हैं वो। इस वजह से इंडिया 2 हाईली इक्विप विद मैन पावर, इंडियन मिशन बहुत लेट से कैरी फॉरवर्ड होते हैं या इंडिया का अचीवमेंट कम है। बट स्टिल जब इंडिया इसको करता है, एक तो हमारे पास फाइनेंस नहीं उतना, बट स्टिल जब इंडिया करता है तो आप देखेंगे इसके बियॉन्ड 3 ऐसे कंट्रीज जो ऑलरेडी वर्ल्ड पावर है, तो इनका तो होना बनता ही है यहाँ पे। तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा अगर इंडिया सक्सेसफुली कर लेता है तो, एंड नॉट 5th कंट्री टू हैव सेंट क्रेज टू स्पेस इफ सक्सेसफुल। इसलिए हमारा सेकेंड राइट रहेगा, बस 3rd भी रॉन्ग हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, इंडिया का शुक्रयान मिशन, 2 मिशन न्यूज़ में, एक तो गगनयान इसलिए क्योंकि पहली बार इंडिया स्पेस में किसी इंसान को भेज रहा है, शुक्रयान इसलिए क्योंकि पहली बार वीनस पे किसी इंसान को भेजा जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू इन्वेस्टिगेट द सरफेस प्रोसेस एंड द सब सरफेस रॉक लेयर ऑफ द प्लैनेट वीनस। ये ऐसा कह रहा है, इसका मिशन ये है, इंडिया का मिशन ये है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वीनस का सरफेस कैसा है और वहाँ की रॉक लेयर कैसी है। नेक्स्ट, द मिशन इंक्लूड्स कोलैबोरेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। ऐसा कह रहे हैं कि इसमें अदर कंट्रीज का भी कुछ पार्टिसिपेशन है, कुछ कंट्रीब्यूशन है। कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है, 1 ओनली 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सबसे पहले द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज वीनस मिशन विच इज नेम है शुक्रयान आर, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ सरफेस प्रोसेस एंड शैलो सब सरफेस स्ट्रेटोग्राफी ऑफ रॉक लेयर। सेकेंड, सोलर विंड इंटरैक्शन, सोलर विंड का कैसे इंटरेक्शन होगा। तीसरा, स्टडिंग द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डायनामिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले वाले स्टेटमेंट में बस एक ही दे रखा है कि हम लोग वहाँ का सरफेस और शैलो सरफेस रॉक सरफेस को स्टडी करने वाले, बट हम लोग वीनस का आयनोस्फीयर का इंटरेक्शन भी देखने वाले सोलर विंड के साथ। सोलर विंड क्या होता है, सोलर रेस, कभी कभी सोलर फ्लेयर, इतनी तेज़ी से सन की तरफ से कुछ ऐसी रेज आएंगी, बहुत विंड जो होता है ना बहुत तेज, मतलब सोलर फ्लेयर ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में भी अगर आए तो सारी चीज़ों को डैमेज कर सकता है। आपका नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा, बिल्डिंग तक जल सकती है, पेड़ों में आग लग जाएंगे। सोलर फ्लेयर होता है सन की तरफ से एक बहुत हैवी, आप कह सकते हैं विंड टाइप का आता है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, स्टडिंग द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डायनेमिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किस किस से बना है वीनस का, उसको भी स्टडी किया जाएगा। ऑप्शन 2 भी क्यों करेक्ट है, इसरो ने 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट प्रपोजल शॉर्टलिस्ट किए हैं इस मिशन के लिए, जिसमें किस किस का कोलैबोरेशन है, रशिया, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी। इनके हमें प्रपोजल अच्छे लगे क्योंकि इंडिया वीनस पे भेज रहा है और ये कंट्रीज ने ऑलरेडी इस पे काम नहीं किया है, तो ये लोग चाहते हैं रादर देन डूइंग सेपरेटली दे विल वर्क विद इंडिया ऑन दिस सेम मिशन। द वन ऑलरेडी सिलेक्टेड इज फ्रांस वायरल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने फ्रांस का एक वायरल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ले लिया है। अब यूपीएससी इतना चालाक है, कल को आप देखेंगे यूपीएससी ऐसा भी पूछ सकता है, द वायरल इंस्ट्रूमेंट विच इज इन न्यूज इज ऑफ विच कंट्री एंड रिलेटेड टू विच थिंग, और 2 स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, लास्ट ईयर ऐसे ही पूछ लिया था वोल्बाचिया मेथड किससे रिलेटेड है, बस एक स्टेटमेंट दे दिया था वोल्बाचिया, तो कल को ऐसे ही स्टेटमेंट यूपीएससी उठाएगा वायरल इंस्ट्रूमेंट जो है क्या है। अभी नाम से ऐसा लगता है वायरल की कोविड टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई बीमारी हेल्थ रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन में एक यूपीएससी हेल्थ भी दे देगा। तो इंडिया को बहुत सारे प्रपोजल है, जिसमें से इंडिया ने फ्रांस का जो वायरल इंस्ट्रूमेंट है, वायरल का फुल फॉर्म क्या है, वीनस का इंफ्रारेड एटमॉस्फेयर गैस लिंकर, मतलब वीनस के एटमॉस्फेयर में हम इंफ्रारेड रेस पास करके गैस को स्टडी करेंगे, उसके लिए फ्रांस ने इक्विपमेंट, दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको डिफरेंशिएट करेगा जीएसएलवी क्या होता है और पीएसएलवी क्या होता है, इसके ऊपर है। Which of the following statement in context of satellite launch vehicle in India are correct? सबसे पहले GSLV के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैज़ द कैपेबिलिटी टू पुट अ हेवियर पेलोड इन द ऑर्बिट एज कम्पेयर टू PSLV। ऐसा कह रहे हैं GSLV की कैपेसिटी होती है कि वो हेवियर पेलोड पुट कर पाए एज कम्पेयर टू PSLV। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, GSLV MK Mark 3, GSLV MK 3 की खास बात ये थी हैवी वेट को उठा सकता था। नेक्स्ट,
PSLV आर डिजाइन मेनली टू डिलीवर अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये कह रहा है PSLV का एक्सपर्टाइज इसमें है कि वो अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को जो ऑब्जर्व करेगा। होता क्या है, हम लोग कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी डालते हैं जिसमें अर्थ को ऑब्जर्व किया जाए कि अर्थ में कितनी लैंड है जहाँ पे कोई ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे एनिमी ना अटैक कर पाए। जैसे अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, अर्थ का क्लाइमेट कैसा चेंज हो रहा है, अर्थ का टोपोग्राफी कैसा है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ साइक्लोन आ सकता है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ वॉल्केनोज आ सकता है। बेस्ट होता है वॉल्केनो को स्टडी करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन, कि अर्थ में कितने एक्टिव वॉल्केनोज है। और एक होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मतलब रिमोट एरियाज को लोकेट करने के लिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया का रिमोट एरिया है, वहाँ इतना ज़्यादा यूनियन का फोकस नहीं है, तो इंडिया एक सैटेलाइट स्पेशली रिमोट सेंसिंग फोकस कर सकता है उस एरिया पे जहाँ पे ज़्यादा डिजास्टर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो PSLV कहता है उसमें एक्सपर्ट है। नेक्स्ट कह रहा है GSLV जो है, दीज आर डिजाइन फॉर लॉन्चिंग मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू हायर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। PSLV का एक्सपर्टाइज कह रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन में और रिमोट सेंसिंग में, जबकि GSLV का एक्सपर्टाइज है कम्युनिकेशन सैटेलाइट में। और लास्ट कह रहा है बोथ PSLV एंड GSLV आर 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। ठीक है, कि PSLV और GSLV 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। अब ऑप्शन दे रखा है 1, 2 and 3, 1 and 4, 2 and 3 है, 1, 2, 3 and 4 ओनली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 1, 2 and 3 ओनली। लास्ट वाला रॉन्ग है, ये दोनों 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल्स नहीं है। अब जाहिर सी बात है अगर 3 स्टेज दोनों होते तो हम लॉन्च क्यों करते। बेसिकली एक 2 स्टेज होता है और तीसरा 3 स्टेज होता है। डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम लोग अलग अलग फ्यूल यूज़ करते हैं ताकि एक स्टेज हट जाएगा। मान लीजिए यहाँ से लेके इंडिया 1000 किलोमीटर तक गया, फ्यूल खत्म हो गया तो एक स्टेज हट जाएगा। सेकेंड स्टेज में फिर मान लीजिए आपने कुछ इक्विपमेंट्स रखे, वो निकल जाएगा। इसके लिए हमने अलग अलग स्टेजेस बना रखे फ्यूल के। समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले GSLV दे रखा है कि GSLV इज एन एक्सपांडेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल डिजाइन डेवलप एंड ऑपरेटेड बाय इसरो टू लॉन्च सैटेलाइट एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए जो पहला स्टेटमेंट है ये आपको नहीं पता था और आपने बस इतना पढ़ा था कि इंडिया जो है गगनयान के लिए GSLV Mk3 का यूज़ कर रहा है क्योंकि ह्यूमंस को भेज रहे हैं और ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। तो अगर आप ये नहीं भी पढ़ते तो भी टिक कर सकते थे, क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले हमने क्या पढ़ा था कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है इसमें कैपेबिलिटी है कि हैवी पेलोड को उठा पाए, तभी हमने GSLV Mk3 को उठाया है। अब ये क्वेश्चन में वही हुआ, यहाँ से हमने वो नॉलेज उठाया। सेकंड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेनली यूज टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू हायर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। आप जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब जैसे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी क्या है, यूजिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको DTH के थ्रू प्रोवाइड होता है। जैसे आप मैच जो देख रहे हैं घर पे, वो मैच लाइव टेलीकास्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होता है। आप जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से फोन पे, दीज आर ऑल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये हाई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही प्लेस करना चाहिए। और जियो सिंक्रोनस की बात हो रही है, जो GSLV का फुल फॉर्म ही क्या होता है, जियो सिंक्रोनस, तो ऑब्वियस बात है यही तो करेगा। वापस आते हैं यहाँ पे, PSLV क्या, इट इज अ 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेजेस। इसके पहले इंडिया में लिक्विड फ्यूल यूज नहीं होता था, इंडिया सॉलिड फ्यूल यूज करता था या तो सेमी सॉलिड। पहली बार इंडिया में हुआ है कि विथ यूज ऑफ PSLV हमने लिक्विड स्टेज भी डाल दिया है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है, GSLV की कैपेबिलिटी है हाई पेलोड उठाने की, हमने देख ही लिया इन द ऑर्बिट देन PSLV। नेक्स्ट, PSLV का टोटल वेट कैरी कैपेसिटी कितना होता है, 2000 किलोग्राम, बट सेम GSLV अप टू 5000 किलोग्राम वेट उठा सकता है और कहाँ तक, 36,000 किलोमीटर तक, जबकि PSLV 1000 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। ये मेन डिफरेंस है PSLV और GSLV। PSLV का रेंज भी कम है, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी भी कम है, जबकि GSLV का दोनों हाई है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे दोनों क्यों राइट हो जाएंगे। PSLV को डिज़ाइन किया गया है सो दैट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को प्लेस किया जाए, जबकि GSLV हैज़ बीन डिजाइन फॉर लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट। GSLV डिलीवर सैटेलाइट इनटू अ हायर एलिप्टिकल ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर GEO। ये तीनों जगह पे डालता है, तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में डाल देगा, या तो GTO में डाल देगा, या फिर लास्ट में आपके एलिप्टिकल ऑर्बिट में डालेगा। 4th वाला इनकरेक्ट क्यों है, PSLV आपका 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जिसमें कितने स्टेजेस है, 4। हमने अभी भी देखा एक नया स्टेज ऐड किया था लिक्विड, जबकि GSLV जो थे 3 स्टेजेस है लॉन्च व्हीकल विथ स्ट्रैप ऑन मोटर्स। अब PSLV देख रहे हो 4 स्टेज होने के बावजूद भी PSLV का रेंज कम है। ठीक है, हमने लिक्विड स्टेज भी ऐड किया उसके बाद भी, इसलिए याद रखिएगा लिक्विड वाले जो फ्यूल होता है ना वो ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होता है। हम लोग सॉलिड फ्यूल क्यों डालते हैं पता है, सॉलिड फ्यूल की खास बात ये होती है कि सॉलिड फ्यूल लॉन्ग टाइम तक चलता है, ड्यूरेबल है, प्लस ऑक्सीजन का भी यूज़ किया जा सकता है उसके साथ। जैसे जब आप अभी तो इसमें पढ़ाया नहीं है, बट जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एक रैमजेट इंजन।
पे जो सैटेलाइट्स में यूज़ किया जाता है PSLV में, इनकी खास बात यही होती है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है, एक विदाउट ऑक्सीजन। मतलब एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसा काम करेगा कि स्पेस में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा एयर ले सकता है, अगर फ्यूल कम भी रहा है तो एयर को मिक्स करके भी चल सकता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग इंजन बनाए हमने, रैमजेट और स्क्रैमजेट। नेक्स्ट है आपका स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट। अब स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एलोन मस्क के वजह से बहुत न्यूज़ में रहा है ये। विथ रेफरेंस टू स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट समटाइम सीन इन द न्यूज़, ये बार बार न्यूज़ में रहा इसलिए उठाया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। सबसे पहले इट इज़ प्रोजेक्ट बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू प्रोवाइड स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। सेकेंड कह रहा है द प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लेटेंसी फॉर फास्टर इंटरनेट सर्विसेज। आई गेस इसका सेकंड राइट होगा, फर्स्ट रॉन्ग होगा क्योंकि ये यूएसए का है आई गेस, तो इसका 2 ओनली होना चाहिए। यस 2 ओनली है। पहला क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट 1 है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स किसका है, एलोन मस्क का है। आप अगर देखोगे एलोन मस्क ने स्पेसएक्स को लॉन्च किया था सो दैट इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड हो पाए, प्लस उसने ये भी कहा था स्पेस टूरिज्म कराएगा। इसे आज आप और मैं अगर घूमने का प्लान बनाते तो हम लोग कहाँ घूमने का प्लान बनाते हैं, इंडिया में, यहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे, मालदीव जाएंगे। ये कह रहा है अब लोगों को घूमना है तो सीधा स्पेस का प्लान बनाओ, सीधा स्पेस घूम के आओ छुट्टियों में। तो इसके लिए इसने लॉन्च, वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की इसने, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। द स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो ये स्पेसएक्स ने डेवलप किया है, इट इज़ अ वर्ल्ड्स लीडिंग प्राइवेट कंपनी इन स्पेस टेक्नोलॉजी। एलोन मस्क का ही है, और ये प्राइवेट में, अब जैसे इंडिया में वर्ल्ड में देखोगे आप तो स्पेस के रिलेटेड गवर्नमेंट कंपनीज ही है, नासा है, इसरो है, बट प्राइवेट प्लेयर पहली बार स्पेसएक्स करके आया है जो लीडिंग है। इट एम्स टू प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट एंड रिलायबल बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज टू द वर्ल्ड। ये ऐसा कह रहा है कि हम लोग और ज़्यादा बैंडविड्थ पुट करेंगे सैटेलाइट में सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क कवरेज हो और इंटरनेट सस्ता हो जाए, ऐसा कहा था इसने। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लेटेंसी, द टाइम लैग। जैसे आप नेट यूज़ करते हो, आपने देखा होगा कभी कभी 4G या 5G में भी टाइम लैग होता है, तो ये कह रहा है टाइम लैग कम हो जाएगा। मतलब सैटेलाइट क्योंकि लोअर ऑर्बिट में प्लेस करेगा, आपका इंटरनेट का जो ये टावर है, जो नेट टेलीकम्युनिकेशन टावर है, वो इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेगा और आपके मोबाइल के सेलुलर नेटवर्क फास्ट डिलीवर करेंगे। फॉर फास्टर इंटरनेट सर्विसेज, अ सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैज़ अ लेटेंसी ऑफ 600 मिलीसेकंड। ये कह रहा है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट प्लेस किया है, ये इंटरनेट 600 मिलीसेकंड डिले दिखाता है, मिलीसेकंड्स की बात कर रहा है। जबकि अ सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट 200 to 200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस कैन ब्रिंग द लैंड डाउन टू 20 to 30 मिलीसेकंड। ये कह रहा है अगर यही मिडिल ऑर्बिट से उठा के मैं लो अर्थ ऑर्बिट में डाल दूंगा तो सिर्फ 20 to 30 मिलीसेकंड का डिफरेंस रहेगा। अब देखिए लो अर्थ ऑर्बिट भी कितना ऊपर है, 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर है। स्टिल इतना ऊपर रहने के बावजूद भी 200 से 20 से 30 मिलीसेकंड ही लेट होगा, रफली द टाइम इट टेक्स फॉर टेरेस्ट्रियल सिस्टम टू ट्रांसफर डेटा। इतना फास्ट हो जाएगा इंटरनेट स्टारलिंक प्रोजेक्ट से। पहला वाला इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं है ये। नेक्स्ट, अगेन कुछ कंट्रीज़ हैं और इनका ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम दे रखा है। लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, कौन सी ऐसी खुद की कंट्री है जिसका खुद का नेविगेशन सिस्टम है, तो बेटर है मैंने सबको मैपिंग कर दिया है। चाइना है, चाइना वाले का नाम है गैलीलियो। रशिया है, इसका नाम है बेइदू। जापान है, इसका नाम है QZSS। और यूरोपियन यूनियन है, इसका नाम है ग्लोनास। आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। आप अगर देखेंगे तो रशिया, चाइना का जो है इसका नाम है बेइदू, चाइना वाले का, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। फर्स्ट का बी किस दोनों में, इन दोनों में, तो ये दोनों हटा दीजिए। फिर अगर आप देखेंगे रशिया जो है, रशिया का नाम है ग्लोनास, तो सेकंड का डी एक ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। जापान का बिल्कुल सही है, QZSS। लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने वो जापानी था उसका आंसर, यूपीएससी ने डायरेक्ट QZSS पे क्वेश्चन पूछ दिया था। जापान एक खुद ऐसी कंट्री है जिसका खुद का नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम है QZSS, इसे यूपीएससी ने पूछा था। प्लस ये कंट्रीज़ के भी अपने अपने नाम है, वो मैंने दे रखे हैं यहाँ पे ऑप्शन में। चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन नहीं था यूपीएससी के पेपर में, बट ये अलग वो 3 कंट्रीज है जिनका खुद का भी है, और इनके नाम क्या क्या है, तो चाइना का नाम है बेइदू, रशिया का है ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन वाले का नाम है गैलीलियो, और जापान का नाम है QZSS। आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले बेइदू, बेइदू या फिर BDS इज अ रीजनल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चाइना का है। चाइना इज करंटली एक्सपांडिंग द सिस्टम टू प्रोवाइड ग्लोबल कवरेज विद 35 सैटेलाइट्स बाय 2020। BDS वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज कंपास। आपको क्या रखना है, BDS या बेइदू कहते हैं इसको, पहले कंपास कहा जाता था। अब चाइना सोच रहा है कि इसको एक्सपांड करने का, इसमें 35 सैटेलाइट्स डालने। ग्लोनास जो है इट इज अबाउट रशिया, और यहाँ पे कितने हैं, 24 प्लस सैटेलाइट है। नेक्स्ट, QZSS
QZS regional global navigation system owned by government of Japan and operated by QZS system. QZS complement GPS to improve coverage in East Asia, ये पूरे ईस्ट एशिया को प्रोवाइड कराता है, प्लस ओशेनिया, ओशेनिया मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। जापान प्लान्स टू हैव अ ऑपरेशनल कॉन्स्टिलेशन ऑफ 4 सैटेलाइट्स बाय 2018 एंड एक्सपांड इट टू 7 बाय 2023। अब इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जापान ये चाह रहा था कि पहले जब इसने लॉन्च किया तो 4 थे, इसमें जापान चाहता था 3 और ऐड करके 2023 तक ये 7 कर दे। लास्ट ईयर बार बार न्यूज़ में था, इसलिए लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा। अभी ये चारों न्यूज़ में है। और फोर्थ है गैलीलियो। गैलीलियो जो है ये यूरोपियन यूनियन का है खुद का, इसमें भी 2016 में लॉन्च किया गया तो इसको, और इसमें भी 24+ सैटेलाइट है। रशिया और यूरोपियन यूनियन वाले में 24+ है, चाइना वाला एक्सपांड करके 35 करने की कोशिश कर रहा है, और जापान वाले में सिर्फ 7 है। जापान खास बात क्यों है, क्योंकि ओशनिया को भी प्रोवाइड कराता है वो, और ईस्ट एशिया रीजन को भी। अब इंडिया के नेविगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने वर्ल्ड का देखा, इंडिया ने खुद का भी लॉन्च किया है। इंडिया के वाले का नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विथ रेफरेंस टू IRNSS। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IRNSS will provide standard positioning service only to the authorized government agencies। नेक्स्ट कह रहा है ऑल द सैटेलाइट्स इन द कॉन्स्टलेशन विल बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और तीसरा कह रहा है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। अब जैसे अगर देखा जाए तो सेकेंड स्टेटमेंट ना थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है कि सबको जियो स्टेशनरी में डालेंगे, और फर्स्ट भी बोल रहा है ओनली टू गवर्नमेंट एजेंसीज। तो मेरे हिसाब से 1 और 2 तो नहीं होना चाहिए, इसका शायद ओनली 1 या नन होगा। चेक करते हैं। हाँ, ओनली 1 ही है इसका, क्योंकि पहला वाला भी देख रहे हो एक्सट्रीम है। ये क्या कह रहा है, IRNSS जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा। पहला वाला क्यों गलत हो जाएगा, देखो कितनी एक्सट्रीम बात कर रहा है ये। इट विल प्रोवाइड ओनली टू ऑथोराइज गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इंडिया में जो प्राइवेट एजेंसीज है उसको नेविगेशन कौन प्रोवाइड कराएगा। कल को मान लीजिए मैं ओला हूँ, मैं इंडिया में ऑपरेशन रन करना चाहता हूँ, मुझे नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत है अपने सिटीजन्स के लिए, तो मैं कहाँ से लूँगा। इसीलिए रॉन्ग क्यों हो जाएगा, ये कह रहा है गवर्नमेंट को मिलेगा। और सेकंड भी क्यों रॉन्ग है, ये कह रहा है जितने भी सैटेलाइट्स है उन सबको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालेगा। इसे सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला राइट है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो पहला देखते हैं, IRNSS जो ये 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो सभी यूजर्स को मिलेगा, और एक होता है गवर्नमेंट को मिलेगा, ऑथोराइज यूजर को। अब रिस्ट्रिक्टेड सर्विस मतलब मान लीजिए पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर का एक्सेस आप लोग को क्यों देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। जितने भी MP MLA है, पार्लियामेंट है, PM है, सबको थ्रेट है। कल को कुछ ऐसे भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है जहां आप जा नहीं सकते हो, जैसे प्रेसिडेंट हाउस, तो वहां का GPS सिर्फ ऑथोराइज यूजर को मिलेगा। बट अगर मान लीजिए आप स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है, रोड्स का चाहिए आपको, पार्क्स का चाहिए, ओशंस का चाहिए, तो ये सारा कुछ इंडिया में मिल जाएगा, सभी यूजर को अवेलेबल है। 2 टाइप का, एक है SPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, एक है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। IRNSS system is expected to provide a position accuracy of better than 20 मीटर in the primary service area। इंडिया का जो IRNSS है ये ऐसा कहता है इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, 20 मीटर का डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कल को आकार फाउंडेशन डालेंगे तो यहाँ ना होते हुए हो सकता है कल को अगर गलत भी दिखा है तो 20 मीटर आगे पीछे, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी दिखा सकता है, बट 20 मीटर का ही डिफरेंस होगा। 20 मीटर बहुत कम रेंज है, इतना चलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्यों आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। The IRNSS system consists of a constellation of 8 satellites and a supporting ground segment. 3 of the satellites in the constellation will be placed in geostationary orbit, while remaining 5 आपने कहाँ डाला है, geosynchronous। टोटल 8 है, 3 आपके geostationary में, 5 geosynchronous में। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग, 8 में से 3 आपके रहेंगे geostationary में और 5 आपके हो जाएंगे जियो सिंक्रोनस में। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 क्यों करेक्ट रहेगा। ऑन नवंबर 11, 2020 इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम। देख रहे हो, इंडिया 4th कंट्री बना। इसके पहले इतना बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। दोनों ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज अबाउट निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट जो ये 2 कंट्रीज़ की मदद से बनाया गया है, इसमें इंडिया का भी रोल है और यूएसए का भी रोल है। इंडिया ने कुछ इक्विपमेंट्स दिए, सेम यूएसए की नासा ने कुछ दिया है। इसका नाम भी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, नासा प्लस इसरो का मिक्स करके निसार बनाया गया है। इट इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी डिजाइन टू मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज। ये कह रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग एक ऑब्जर्वेटरी डालेंगे जो पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को 12 दिन में मैप कर लेगा। नेक्स्ट, इट इज़ कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन स्पेस एजेंसी एंड ESA।
मैंने आपको क्या कहा, ESA नहीं है, नासा है। द मोमेंट आप 2 हटा दोगे, इट विल बी लॉन्च बाय GSLV एक्सपांडेबल लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। अब चेक कर लेते हैं, इसका भी शायद ओनली 2 होना चाहिए, या फिर और कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है क्या? हाँ, बी करेक्ट है, ओनली 2 है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले ही देख लो सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। जैसा कि मैंने कहा, निसार इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा। वहाँ यूरोपियन दे दिया था, यूरोपियन नहीं है, नासा है। नासा एंड इसरो साइंड अ पार्टनरशिप टू कोलैबोरेट एंड लॉन्च निसार ऑन सितंबर 2014। 2014 में एग्रीमेंट हुआ था। द मिशन इज टारगेटेड टू लॉन्च इन 2024। इस साल ये लॉन्च हो जाएगा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नासा इज प्रोवाइडिंग द मिशंस एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा क्या प्रोवाइड कर रहा है? एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। अ हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम भी प्रोवाइड करा रहा है फॉर साइंस डेटा। GPS रिसीवर भी प्रोवाइड करा रहा है, एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर भी प्रोवाइड करा रहा है, और पेलोड डेटा सब सिस्टम भी प्रोवाइड करा रहा है। इंडिया का इसरो क्या प्रोवाइड करा रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग द स्पेस क्राफ्ट बस, द एस बैंड रडार, लॉन्च व्हीकल और लॉन्च सर्विस। अब देखो, आपको क्या याद रखना है? नासा का एल बैंड, UPSC यहीं फंसाएगा, और इसरो का एस बैंड। बस इसरो में एस है तो ऐसे याद रखना है। और बाकी जो ये लॉन्च व्हीकल, ये भी इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। थर्ड वाला इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि आपको अगर इतना ही पता हो ना, लॉन्च व्हीकल इंडिया प्रोवाइड कराएगा, तो लिखा इट विल लॉन्च बाय GSLV एक्सपांडेबल लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। एक तो इसलिए राइट हो सकता है क्योंकि इंडिया को प्रोवाइड कराना है, मिशन का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, इंडिया में हमने अभी भी देखा है GSLV क्या है, हाई पेलोड का है, तो GSLV बेस्ट होगा, प्लस इट इज एक्सपांडेबल। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। द निसार ऑब्जर्वेटरी विल बी लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। देख रहे हो, कोस्टल एरिया से लॉन्च किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। ऑन द GSLV एक्सपांडेबल लॉन्च व्हीकल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इसरो। अब जनवरी 2024 में इसको लॉन्च करने की डेट थी। अब आते हैं यहाँ पे निसार के बारे में। निसार एक जॉइंट ऑब्जर्वेटरी हमने देख ही लिया। हाँ, पहला स्टेटमेंट हमने देखा था, नासा इसरो सार, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सार, इसे निसार रखा गया है। इट इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी विच विल मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 days and provide spatially and temporally consistent data for understanding changes in earth ecosystem। ये लोग क्या करने वाले हैं? अर्थ को 12 दिन में मैप कर लेंगे। उसके बाद अर्थ में जो भी चेंज आएगा, कहीं पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, कहीं पे वॉल्केनोज आ रहे हैं, कहीं पे फॉरेस्ट फायर है, तुरंत अपडेट मिल जाएगा। क्यों? इनके पास पूरा डेटा रहेगा। प्लस आइस मास भी कहीं पे चेंज हो रहा है, कहीं पे वेजिटेशन चेंज हो रहा है, कहीं पे सी लेवल में इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे ग्राउंड वाटर कम है, कहीं पे नेचुरल हजार्ड आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे सुनामी, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, सारा कुछ अपडेट कर देगा ये निसार बैंड। इसमें नासा देगा एल बैंड और इंडिया देगा एस बैंड रडार। दिस वॉज ऑल अबाउट निसार। तो यहाँ हमारा साइंस का प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल सीरीज खत्म हो गया, जिसमें जितने भी न्यूज़ में थे, इन शॉर्ट अगर देखें तो जितने भी न्यूज़ में मिशंस थे वो हमने सारे कवर कर लिए। इसके बियॉन्ड एक ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। आप अगर सब टॉपिक्स के बाजू में द हिंदू भी करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बियॉन्ड अगर कुछ रहता भी है, एक दो जो कवर नहीं किया गया, तो इतना इंपॉर्टेंट चेक भी कर लेंगे कितने इसमें से आए हैं, क्योंकि ये सारा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आया है। बियॉन्ड इसके स्पेस में कुछ नहीं आएगा।